मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली दौरे पर हैं। जोधपुर हाउस में उन्होंने चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा से मुलाकात की है और इस दौरान उन्होंने काफी देर तक दोनों में बातचीत हुई है। सीएम गहलोत एआईसीसी पहुंचे, जहां उन्होंने अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर चौकीदार लोगों की बात सुनता तो आज ऐसा नहीं होता। आज चौकीदार घबराया हुआ है। उन्होंने गोवा के सीएम मनोहर पार्कर को अपनी श्रद्धांजलि दी और साफ तौर पर सरकार बनाने की जिस तरह से खबरें वहां पर सामने आ रही उसको लेकर भी आश्वस्त नजर आए और उन्होंने कहा कि जो पिछली बार गलती हुई थी राज्यपाल से, ये गलती सुधारने का मौका ईश्वर ने दिया है। हालांकि उन्होंने दुख जताया मनोहर पार्कर के निधन पर, लेकिन उन्होंने कहा कि कांग्रेस वहां सबसे बड़ी पार्टी है और कांग्रेस वहां सरकार बना रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि चौकीदार घबरा गए, चौकीदार की तरह वादे निभाते तो आज ये नौबत नहीं आती। ये चौकीदार जवाब नहीं देता है, ये भी कहा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। और ये भी उन्होंने दोहराया कि अब तो जनता भी कहने लगी है कि चौकीदार चोर है। गुजरात चुनाव में लोगों ने कहा था कि विकास पागल हो गया है। इस बात को भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज दोहराते हुए नजर आए हैं। मोदी जी खुद से पूछें कि ये चौकीदार वाली नौबत आखिर क्यों आ गई। राफेल मामले पर प्रधानमंत्री ने अलग से प्रोसेस चलाया, इन बातों का भी जिक्र अशोक गहलोत ने किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत हुई है, आगे देखिए क्या क्या होता है। मनोहर पार्कर को श्रद्धांजलि अशोक गहलोत ने दी है और साफ तौर पर उन्होंने दुख जताते हुए कहा है कि गोवा में हम सरकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं। राज्यपाल को चिट्ठी दी जा चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने क्लेम किया है सरकार बनाने के लिए। प्रियंका गांधी की बोट यात्रा पर अशोक गहलोत ने कहा कि प्रियंका को जो जिम्मेदारी दी गई है वो राहुल गांधी ने बहुत सोच समझ कर दी है। मोदी पर निशाना साधा कि मोदी जी अच्छी मार्केटिंग करते हैं। चाहे और किसी पार्टी दूसरी पार्टी हो सकते हैं, परंतु बहुत ही सादी पसंद थे, बहुत व्यवहार कुशल थे। उनका जाना हम सबको दुख है। उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे ईश्वर, उनके परिवार को इस दुख को सहन करने की शक्ति दे। कोई अनुभव सर जो आपके साझा करना चाहते हैं जी का सर? व्यक्तिगत तो मैं कोई अनुभव की बात नहीं कर सकता, क्योंकि वो दूसरी पार्टी में थे। पर जब हम सुनते थे, देखते थे तो एक अच्छे इंसान लगते थे कि चौकीदार कितना घबरा गया है। देश के चौकीदार जो एक बने थे, वो अकेले बने थे, वो कितने घबरा गए हैं। अब समझ में आई है कि उस वक्त में इस प्रकार से बात करना और फिर उसके अनुसार एक्ट नहीं करना। अगर चौकीदार बने थे उस वक्त में प्रधानमंत्री के रूप में, तो अगर चौकीदार की तरह ही वो व्यवहार करते देशवासियों के साथ में, चौकीदार की तरह वो गवर्नेंस करते, चौकीदार की तरह वो फैसले करते, चौकीदार की तरह वो वादे निभाते, रोजगार के, काले धन के, 15 लाख के, महंगाई कम करने के वादे निभाते, तो आज ये नौबत नहीं आती। ना तो राहुल गांधी जी और कांग्रेस अटैक करती चौकीदार के नाम पर। राफेल के अंदर क्या हुआ, चौकीदार जवाब क्यों नहीं दे रहा है। चौकीदार चोर है, ये जनता क्यों बोलने लग गई। और जनता इस रूप में बोलने लग गई कि मोदी जी को, जैसे गुजरात के अंदर उन्होंने जब कहा कि विकास पागल हो गया है, विकास पागल हो गया है, तो मोदी जी को कहना पड़ा विकास मैं खुद ही हूँ। आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार की नौबत आती क्यों है। मोदी जी को डिफेंस में आने की मजबूरी क्यों बनती है, इस पे मैं मोदी जी से आग्रह करना चाहूँगा। वो अपने अकेले जब बैठे हैं तो अपनी आत्मा को पूछे, अपने दिल को पूछे कि ये नौबत क्यों आती है कि आप विकास को भी कहते हो मैं खुद विकास हूँ, क्योंकि विकास पागल हो गया था। यहाँ पर चौकीदार चोर है, पूरा देश बोलने लग गया था। तो नौबत क्यों आई है कि मोदी जी को कहना पड़ा कि चौकीदार मैं खुद भी हूँ अब भी, और पूरे देश के तमाम हमारे बीजेपी के लोग वो चौकीदार हैं। तमाम हैंडल्स जो है फेसबुक के भी, ट्विटर के भी, उसके आगे चौकीदार लिखना पड़ रहा है। इसका मतलब वो डिफेंस में आ गए हैं।
वो गिल्टी कॉन्शियस है। और मैं कहना चाहूँगा कृपा करके राफेल का जो मामला है, गले नहीं उतरता किसी के भी। 526 करोड़ का प्लेन सरकार बदलते ही बिना टेंडर वापस किए हुए, पुराना टेंडर रद्द किए हुए, पीएम अलग प्रोसेस चला रहा है जो कभी हुआ नहीं आज तक। और 526 करोड़ का प्लेन, लड़ाकू विमान 1660 करोड़ का कैसे हो सकता है? पूरा देश जानना चाहता है, ये मेरा मानना है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ तौर पर केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर रुख अख्तियार करते हुए और निशाने पर लेते हुए प्रधानमंत्री मोदी को उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी नौबत क्यों आन पड़ी कि आज पूरा देश ये कहने लगा कि हाँ, चौकीदार चोर है। अगर चौकीदार ने अपना वादा सही समय पर निभाया होता तो फिर ये नौबत ही ना आती। साथ ही उन्होंने एक बार फिर दोहराया कि जो वायदे चुनाव के दौरान किए गए थे वो वादे पूरे नहीं किए गए और इसलिए आज पूरा देश चौकीदार चोर है की बात को कह रहा है। साथ ही उन्होंने प्रियंका गांधी के राजनीति में आने और आज हो रही उनकी वोट यात्रा पर भी कहा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी को जो जिम्मेदारी दी है वो बहुत सोच समझ कर दी है। और गोवा में जिस तरीके के हालात बने हैं मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन के बाद, उस पर भी मुख्यमंत्री के निधन पर गहरा दुख जताते हुए गहलोत ने कहा कि ये बहुत दुख का क्षण है, लेकिन हाँ, ये सही है कि सरकार ने बनाने के लिए कांग्रेस ने क्लेम किया है। हम सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। पिछली बार जो गलती राज्यपाल से हुई थी उस भूल सुधार का भी ईश्वर ने समय दिया है। हालांकि उन्होंने दुख भी जताया मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के निधन पर और कांग्रेस ने बहुत साफ कर दिया है कि सरकार बनाने का दावा गोवा में कांग्रेस पेश करेगी। और इन्हीं तमाम विषयों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी दोहराते हुए नजर आए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अब जनता समझने लगी है कि चौकीदार चोर है। गुजरात चुनाव में लोगों ने कहा था कि विकास पागल हो गया है। मोदी जी खुद से पूछें कि ये चौकीदार वाली नौबत आखिर क्यों आ गई, कैसे आ गई, कहां से आ गई। राफेल मामले पर प्रधानमंत्री को घेरते हुए गहलोत ने कहा कि पीएम ने अलग अलग प्रोसेस चलाया, अभी तो शुरुआत हुई है, आगे आगे देखिए क्या क्या होता है। मनोहर पर्रिकर को श्रद्धांजलि भी अपनी दी है अशोक गहलोत ने और साफ तौर पर उन्होंने निशाना साधा केंद्र की मोदी सरकार पर और कहा कि जो वायदे किए गए थे दरअसल उन वायदों को पूरा नहीं किया गया और ये उसी का नतीजा है कि आज चौकीदार चोर है। ये बात हर नागरिक देश का कह रहा है। ये क्यों कह रहा है, इस पर सोचना चाहिए देश के प्रधानमंत्री को, क्योंकि उन्होंने अपने वायदे पूरे नहीं किए, इसलिए आज पूरा देश उन पर सवाल उठा रहा है। साथ ही गोवा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि गोवा में कांग्रेस सरकार बनाने का दावा पेश कर रही है। 14 एमएलए वहां गवर्नर से मिलने जाएंगे, गोवा में सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। मुख्यमंत्री दिल्ली में इस वक्त हैं और दिल्ली में अशोक गहलोत मंथन कर रहे हैं प्रदेश में 25 की 25 सीटें कैसे जीती जाएं और मिशन 25 को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत 25 की 25 सीटों को लेकर रणनीति बना रहे हैं। उम्मीदवारों के नामों पर मंथन दिल्ली में हो रहा है। तय किया जा रहा है कि किस सीट से किसे उम्मीदवार बनाया जाए, जिससे कि 25 की 25 लोकसभा सीटें जो पिछली बार बीजेपी के खाते में गई थीं वो इस बार कांग्रेस के खाते में आ जाएं और इसी को लेकर दिल्ली में मंथन हो रहा है बीते कई दिनों से। और आज जब मीडिया से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत रूबरू हुए तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि दरअसल चुनाव चूंकि आ चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार
प्रधानमंत्री से देश सवाल पूछ रहा है। पीएम मोदी समेत कैबिनेट के तमाम सदस्य और बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने जिस तरीके से ट्विटर हैंडल पर अपने नाम के आगे चौकीदार लगाया है, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तंज कसते हुए नजर आए। लौटेंगे खबर पर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दरअसल दिल्ली दौरे पर हैं और वहां पर क्या कुछ आज मंथन हो रहा है, ऐश्वर्य प्रधान का रुख करेंगे। ऐश्वर्य, आज क्या कुछ खास रहेगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिल्ली दौरे पर? देखिए, अभी कुछ देर पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत एआईसीसी आए थे। एआईसीसी आकर अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा से भी उनकी मंत्रणा हुई और उसके बाद सबसे खास बात ये कि उन्होंने सबसे पहले मनोहर पर्रिकर के निधन पर संवेदना व्यक्त की और उन्होंने मनोहर पर्रिकर का जो सादा जीवन था उसकी सराहना भी की और उन्होंने उसकी संवेदना व्यक्त करने के बाद जब उनसे राजनीतिक तौर पर सवाल पूछे गए तो उन्होंने सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का जिक्र किया आज तो प्रियंका गांधी का जो आज दौरा है, गंगा की शरण में प्रियंका गांधी हैं आज, तो उस चीज़ को लेकर उन्होंने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि मोदी जो हैं, मोदी पर भी जमकर प्रहार किए। उन्होंने कहा कि चौकीदार का जो ट्रेंडिंग चल रहा है, ट्विटर पर लोग चौकीदार नाम लगा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि गुजरात में आप लोगों ने देखा कि विकास जो है, विकास पागल हो गया था, लेकिन उसके बाद मोदी खुद कहने लगे कि मैं ही विकास हूँ। इस तरीके से उन्होंने करारे प्रहार भारतीय जनता पार्टी पर किए। राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान के लिए जब उनसे पूछा गया भारतीय जनता पार्टी के लिए तो अशोक गहलोत का इशारा था वो काफ़ी कुछ इस तरीके से था कि जब उनसे पूछा कि भारतीय जनता पार्टी पर आप क्या कहेंगे, जो उनको टिकटों को लेकर उनके खुद के जो नेता हैं, चाहे देवी सिंह भाटी है, वो विरोध में उतरे। देवी सिंह भाटी ने भारतीय जनता पार्टी से बगावत की बात कही और जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और उसके बाद कई विधायक जो हैं वो भी अब मैदान में खुलकर आने लगे। तो अशोक गहलोत का इशारा था कि आगे आगे देखिए होता है क्या। तो अभी जो रणनीति चल रही है, यहाँ अशोक गहलोत का वो बयान और उससे पूर्व में रघु शर्मा का दिया हुआ बयान। रघु शर्मा ने कल बयान देते हुए कहा था कि आप देखिए कि कुछ जो भाजपा के जो लोग हैं वो भी हमारे यहाँ जल्द आएंगे, कुछ इस तरीके से उन्होंने इशारा किया। तो तय मानकर चलिए कि कांग्रेस भी अंदर खाने बहुत गहरी तैयारी कर रही है। कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं वो जुटे हुए हैं। अभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत किसी निजी कार्य के लिए गए हैं, उसके बाद वापस से एआईसीसी आने का उनका कार्यक्रम हो सकता है। फिलहाल अविनाश पांडे हैं, वो एआईसीसी में है, वो राजस्थान के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। अभी प्रमोद जैन भाया जो है वो उनसे मिलने के लिए पहुंचे हैं। रघु शर्मा भी यही थे, रघु शर्मा भी मीडिया से मुखातिब हुए थे और उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार किए। हाँ, अगर अभी का आपको अपडेट दूं तो ये भी मानकर चलिए कि कांग्रेस जो है वो अभी जिन चीज़ों को लेकर तैयारी कर रही है वो दिग्गज नेताओं को लेकर तैयारी कर रही है कि कौन कौन से दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारा जाए। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की तैयारियों का, यानी कि उनके जो सांसद हैं, वर्तमान में सांसद हैं, उनके खिलाफ मैदान में कौन बेहतर चेहरे हो सकते हैं, इस चीज़ को लेकर चर्चा हो रही है। और स्वाभाविक तौर पर ये माना जा रहा था, हालांकि आज ये माना जा रहा था कि स्क्रीनिंग कमेटी की जो बैठक है वो नहीं होगी, तमाम नेता चले जाएंगे। सुबह 10-11 बजे तक जयपुर जाने की संभावना थी, लेकिन वापस से रुक गए हैं। तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी यहीं रुके हुए हैं। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस क्या कुछ फैसला कर पाती है शाम तक, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल ऐश्वर्य, लेकिन अगर हम समझने की कोशिश करें, चूंकि आज हर आम और खास के जुबान पर यही सवाल है कि टिकट कब फाइनल होते हैं, यानी किस सीट से कौन उम्मीदवार होता है, इस पर सबकी निगाह बनी हुई है। क्या ऐसे कितने नाम हैं जिन पर लगभग सहमति बन चुकी है, जिनका टिकट ये मानकर चला जा रहा है कि हाँ इनका तो फाइनल ही है? देखिए, कांग्रेस में सहमति से पहले जो पैनल की बात, इनके भी यहाँ स्वाभाविक तौर पर कांग्रेस में भी पैनल जो है वो स्वाभाविक तौर पर बनते हैं। तो पैनल में कौन से नाम आते हैं ये देखने वाली बात है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यहाँ पर फैसला आला कमान के हाथ में होता है। आला कमान फैसला करता है और वो बखूबी जानता है आला कमान की कौन नेता जिताऊ हो सकते हैं और कौन जीत सकते हैं। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो आज इशारा था कि आगे आगे देखिए होता है क्या, तो ये मायने उनका ये
जो इशारा था वो साफ तौर पर यह था कि उन्होंने अपने स्तर पर भी पूरा होमवर्क और कर रखा है, तमाम नेताओं के साथ मंत्रणा की है और किन दिग्गजों को मैदान में उतारा जाए। ये तय मानिएगा कि अभी जो कांग्रेस के विधायक हैं, दिग्गज हैं, वो भी मैदान में, कई दिग्गज मैदान में उतरेंगे और उनको उतारने की तैयारियों पर यहाँ पर मंथन चल रहा है। और कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि कोई मंत्री भी मैदान में हो, इस तरीके के उन्होंने इशारे भी कर दिए हैं। तो अभी इसी चीज़ को लेकर मंत्रणाओं का दौर जारी है। कई सीटों पर हालांकि कांग्रेस में एक ही नाम है, एक ही नाम पर लगभग सहमति बनी है, लेकिन दो तीन नामों पर यहाँ पर मंथन का दौर लगातार जारी है कि कौन बेहतर हो सकता है। हालांकि जब आलाकमान के साथ जब चर्चा होगी तब कुछ फैसला हो पाएगा। फिलहाल मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो थे, उनका आज का जो बयान था, भाजपा को जमकर उन्होंने प्रहार किए, भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार किए। और उसके अलावा आप देखिए कि कांग्रेस की तरफ से जो बयान जारी किया गया, रघु शर्मा जो बोले, तो रघु शर्मा ने कहा कि केंद्रीय मंत्री हैं जो कि राजस्थान से हैं, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी भी हार लगभग तय है। और उनका कहना था कि बी कैटेगरी और सी कैटेगरी के लोग भारतीय जनता पार्टी में एक्टिव है तो उनके लिए और भी आसानी होगी, इस तरीके का उन्होंने बयान दिया। तो मैं यहाँ पर जोड़ना चाहूँगा कांग्रेस की रणनीति के साथ उनके इस बयान को, कि कांग्रेस भी इस बात को बखूबी जानती है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या चल रहा है और उसी लिहाज से कांग्रेस आगामी रणनीति 25 सीटों की तैयार कर रही है। इसीलिए अभी जो रणनीति तैयार की जा रही है, इसीलिए मानकर चलिए कि अब जातिगत और भौगोलिक जातिगत लिहाज से नाम जो हैं वो घोषित किए जाएंगे कि किस जाति का कहां पर कौन कैंडिडेट है और कांग्रेस किस जाति के कैंडिडेट को उतारे। दोनों पार्टियों में कमोबेश यही स्थिति है, जानकारी पूरी नहीं है, लेकिन अंदाज के आधार पर मैदान में उतारने की तैयारियां चल रही है। कांग्रेस जो है सोचती है कि भारतीय जनता पार्टी इस नेता को यदि उतारती है तो उसके विकल्प के तौर पर ये नेता होंगे। तो वहीं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी का तय करके चलती है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस का। लेकिन अभी जब यहाँ के दोबारा आज इनकी बैठक होनी है कांग्रेस के नेताओं की, तब और तस्वीर साफ निकल कर आएगी कि और कौन बेहतर चेहरे हो सकते हैं। मिसाल के तौर पर जयपुर ही ले लीजिए, जयपुर में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, जयपुर में भी कई नाम हैं। तो दूसरी तरफ आप और भी अन्य सीटों पर देखते हैं तो कमोबेश यही स्थितियां सामने आती है। जी बिल्कुल, लेकिन ऐश्वर्य, चूंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, दोनों के सामने चुनौती अपने उन उम्मीदवारों को लेकर होती है कि जो जिताऊ कैंडिडेट हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि पैराशूट उम्मीदवारों की बात आती है सामने, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो। लेकिन कांग्रेस तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी इस बात को सिरे से नकारती रही, कोई पैराशूट उम्मीदवार नहीं होगा। लेकिन कई ऐसी सीटों पर ये उम्मीदवार देखे गए। लोकसभा चुनाव में क्या इस तरह की तस्वीर भी उभरती हुई नजर आ सकती है? देखिए, पैराशूटी उम्मीदवार को उस जगह पर उतारने की कांग्रेस जो है वो तैयारी करेगी जिस जगह पर कि खतरा कम हो या जिस जगह के समीकरण बहुत अच्छे हों। कई बार समीकरण इतने बेहतर माने जाते हैं, ऐसा अमूमन माना जाता है कि अल्पसंख्यक है, यानी मुस्लिम जो है, मुस्लिम है, एससी है, एसटी है, वो बड़ा तबका कांग्रेस के साथ रहता है, ऐसा अमूमन माना जाता है। कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उनके साथ रहते हैं, लेकिन माना जाता है। तो ओबीसी का भी एक बड़ा तबका है, वो कांग्रेस के साथ रहता है। तो कहाँ पर कौन सा वोट बैंक कांग्रेस की तरफ ज़्यादा मूव होता है, तो ऐसे में कांग्रेस जो है वो रिस्क ले सकती है। पैराशूटी चेहरे जो होते हैं, पैराशूटी में दो तरीके के चेहरे होते हैं, एक ग्लैमर वाले चेहरे होते हैं और एक सर्वमान्य चेहरे होते हैं। सर्वमान्य चेहरा अगर पैराशूटी कोई उतर जाता है तो पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता होते हैं, कांग्रेस पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता होंगे, वो स्वाभाविक तौर पर लगेंगे, क्योंकि ऐसे में उनके सामने एक मैसेज जाता है। वो सोचते हैं कि ठीक है, हम इस टिकट का विरोध कर रहे थे, उसका विरोध कर रहे थे, पैराशूटी आ गया, हमारा विरोध नहीं है, बाहर का भी आता है। तो ऐसे में उसे जिताने की तैयारियों में तमाम जो है कार्यकर्ता जुट जाते हैं। और पैराशूटी एक ऐसे होते हैं कि जिनकी नई एंट्री हो जाती है तब काफ़ी तकलीफ होती है। तो ऐसे जो नई एंट्री वाले जो होते हैं, पैराशूट के जरिए जब उतर कर आते हैं तो उसके लिए भी अलग रणनीति बनाई जाती है, लेकिन उसके लिए सेफ सीट देखी जाती है कि कौन सी सेफ सीट है। तो हम दूसरी तरफ अगर बात करते हैं राजस्थान भर में सीटों की, तो 25 सीटों में से कांग्रेस के लिए कई सीटें बड़ी सेफ मानी जाती है। आप मिसाल के तौर पर देखिए कि करौली धौलपुर है, उसमें भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा वो चुनौती भरी सीट रही है। इस बार टोंक सवाई माधोपुर भी आसान सीट नहीं होगी भारतीय जनता पार्टी के लिए, तो ऐसे में कांग्रेस उसे मजबूत मानकर चल रही है। कई सीट्स ऐसी हैं जो कि बिल्कुल आसान नहीं होगी। भरतपुर जो है, भरतपुर में अब कांग्रेस के दिग्गज हैं और कांग्रेस जो है वो भरतपुर सीट बिल्कुल जाहिर तौर पर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों के सामने एक चुनौती तो बड़ी रहती है कि आखिर किस सीट से
किस उम्मीदवार को उतारा जाए कि जो जिताऊ कैंडिडेट साबित हो। शुक्रिया ऐश्वर्य इस तमाम जानकारी के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, आगे देखिए हमारा राजस्थान।